नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। सीज फायर के बाद देश की राजनीति एकदम से बदल गई है और विपक्ष अब सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है और तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं जो अब तक नहीं पूछे जा रहे थे। तो क्या है इन सवालों के पीछे और सरकार किस तरीके से घिरी हुई अब नज़र आ रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए जेबी लाइव के स्टूडियो में पर चर्चा हुई, उसमें मैंने भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं उस पर चर्चा के कुछ प्रमुख अंश आभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। कांग्रेस सांसद, नेता प्रतिपक्ष और अब जननायक के नाम से चर्चित हो रहे राहुल गांधी आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह पहुंचे। आमतौर पर कोई नेता जब सारे धार्मिक स्थलों में अपनी हाजिरी लगाए तो उसे चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन राहुल गांधी तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और एक मिशनरी स्कूल में गए। और इस राज्य में अभी चुनाव नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी राहुल लोगों का दर्द बांटने और उनका दुख समझने वहां पहुंचे। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में पुंछ में नागरिकों का बड़ा नुकसान हुआ। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही और यह भी बता दिया कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बहता है, लेकिन एक बार भी मोदी ने उन लोगों के लिए दुख नहीं जताया जो अकारण और अकाल मौत का शिकार बने। कायदे से पाकिस्तान के हमलों में पीड़ित परिवारों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की जगह यहां विपक्ष का नेता पहुंचा। शायद इसीलिए राहुल गांधी को जननायक कहा जाने लगा है। पुंछ के दौरे का राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले उसको आप दिखाते हैं। ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसे में गया। यहां हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, साथ दुख सहते हैं। यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है जहां सौहार्द है, एकता है, देश प्रेम है। हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले सभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा एकजुट रहकर डटकर जवाब देंगे। जय हिंद। यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया है इसके साथ साथ। जरा वीडियो को भी ले आइए स्क्रीन पर, जरा देखते हैं उसमें क्या कुछ दिखा रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं राहुल गांधी। हिंदुस्तान के वो 10 शहर जहां बेहतरीन कम्युनल हार्मोनी का माहौल है, उसमें एक सिटी आपका पुंछ मिलेगा जहां पर हिंदू, सिख, मुसलमान भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं। जो हमारा पुंछ के जो पुंछ का इतिहास है, भाई साहब 1947 से लेकर आज तक पुंछ के लोगों ने जहां भी देश को जरूरत पड़ी उन्होंने कुर्बानी में कहीं पीछे नहीं हटे। मेरे इसमें 2 लक्ष्य हैं। एक तो आपकी क्या सिचुएशन है उसको देखने, जो आपको दुख हुआ है, चोट लगी है, उसको समझने, और फिर जो आपकी इश्यूज हैं उनको मैं या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखूं या फिर मैं पार्लियामेंट पे रेज करूं, तो आपकी आवाज़ थोड़ी मतलब नेशनल लेवल पे रेज करूं। ये मेरा बहुत तो यहां देख रहे थे आप इस वीडियो को साझा करते हुए जो कुछ उन्होंने लिखा था राहुल गांधी ने, उसको आपने देख लिया। आज राहुल पुंछ में उन तमाम पीड़ितों के घर भी पहुंचे जिन पर पाकिस्तान का कहर बरपा था। इसका वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने का दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। ये बात यहां राहुल गांधी ने फिर से लिखी। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया है। उस वीडियो को जरा स्क्रीन पर ले आइए इसके साथ साथ, और आगे बढ़ेंगे फिर और बहुत कुछ आपको दिखाना और देखना है जी। पुंछ में क्राइस्ट स्कूल, गीता भवन मंदिर, जामिया जियाउल उलूम और सिंह सभा गुरुद्वारा, इन सब जगहों पर भी राहुल गांधी गए जिनके परिजन मारे गए। उनका दर्द राहुल गांधी ने साझा किया। जिन लोगों की जान गई है वो तो वापस नहीं लाई जा सकती उनकी जान, लेकिन इस तरह के दौरे जख्मों पर मलहम लगाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने आज वही किया। लेकिन दूसरी तरफ देश पर सत्तारूढ़ बीजेपी क्या कर रही है ये भी देख लीजिए। बीजेपी के एक सांसद ने आज पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं पर बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश का जज्बा नहीं था,
और इसके साथ साथ दिल नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसीलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। ये उन महिलाओं के लिए जिनके पति को मार डाला गया था 26 तारीख को। जांगड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिस पर कांग्रेस ने आज मोदी से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है और साफ साफ इसी वीडियो को देखते हुए और कांग्रेस पूछ रही है नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी के चहेते सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले में अपना सुहाग गंवा देने वाली महिलाओं के बारे में बेहद ही शर्मनाक बात कही है। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसीलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गईं। बीजेपी सांसद का यह बयान बेहद घटिया है और उन महिलाओं बहनों का घोर अपमान है जिन्होंने आतंकी हमले में अपना सुहाग खोया। जो बीजेपी आज सिंदूर की बात कर रही है, अब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता महिलाओं के सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। अब यहां सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी कि क्या बीजेपी अपने सांसद के इस बयान से सहमत है? इस शर्मनाक बयान पर बीजेपी कोई कड़ा कदम उठाएगी या फिर सांसद को बचाएगी? अगर सांसद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो इस बयान को नरेंद्र मोदी का बयान माना जाएगा। यह बात यहां कांग्रेस पार्टी लिख रही है सोशल मीडिया पर। पहले विजय शाह, फिर जगदीश देवड़ा, दोनों मध्य प्रदेश के, और अब रामचंद्र जांगड़ा। यह लिस्ट अब और कितनी आगे बढ़ेगी ये देखना होगा, क्योंकि मोदी के राज में बीजेपी नेताओं को शायद पूरी छूट है कि वे अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सेना, विपक्ष सब पर अभद्र टिप्पणियां करें, और कर भी रहे हैं। अभी आप देख लिए मोदी का ध्यान इन नेताओं पर नहीं है, वो अभी 2047 पर नजर बनाए हुए हैं दोस्तों। हम अभी 2025 में हैं, लेकिन 2047 का भारत कैसा हो, ये नरेंद्र मोदी का विजन है। इसलिए मोदी ने आज नीति आयोग की विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047 यानी 2047 में विकसित राज्य से विकसित भारत कैसा होगा की थीम पर आयोजित बैठक ली है, नीति आयोग की बैठक, जिसमें कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मोदी उनके साथ हंसी ठिठोली करते हुए दिखे। समझ नहीं आता है कि आखिर किस लिहाज से मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताते हैं। जब परिवार के बहुत से लोग गम में डूबे हुए हैं, तब मोदी खुशी क्यों मनाते दिखते हैं? ये एक सवाल है। बहरहाल आज की नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार भी आने वाले थे, जो पिछले कई बार दिल्ली आने पर मोदी और शाह यानी मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं मिले या ऐसी बैठकों में शामिल नहीं हुए। इस बार उम्मीद थी कि जब वो आ रहे हैं बिहार से, नीतीश पर नजरें थी टिकी हुई कि बिहार चुनाव के कारण वो शायद इसमें शामिल होंगे, नीति आयोग की बैठक में आएंगे, लेकिन नीतीश ने बीजेपी को फिर गच्चा दे दिया। उधर ममता बनर्जी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया आप जानते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री, एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, ये सब आज इस बैठक से गायब रहे। इसमें सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार और पिनरई और रंगास्वामी, एन रंगास्वामी, दोनों जो एनडीए शासित राज्य हैं, यहां ये इस बैठक में नहीं आए, दोनों मुख्यमंत्री। खैर, पॉलिटिक्स में ऐसी गैर हाजिरी और अचानक दोस्ती के सिलसिले चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से मोदी देश को लीड कर रहे हैं, क्या वाकई उसमें विकसित भारत की बात की जा सकती है? यह सवाल है, और इस सवाल को पूछा है जयराम रमेश ने, कांग्रेस की पार्टी के नेता, सांसद राज्यसभा से, और पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। कहा गया है कि इसमें तथाकथित विकसित भारत लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जब सत्ता में बैठे लोग अपने ही शब्दों और कर्मों से सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को तोड़ने में लगे हों, तो कैसा विकसित भारत होगा? जब संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता को सत्ता की सुविधा के अनुसार कुचला जा रहा हो, तो कैसा विकसित भारत होगा? भारत जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है, उन पर अंतरराष्ट्रीय मंचों के सामने ही योजनाबद्ध हमला किया जा रहा हो, तो कैसा विकसित भारत होगा? जब देश की आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही हो और संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटती जा रही हो, तो कैसा विकसित भारत होगा? अगर भारत की शानदार विविधताओं का जानबूझकर अपमान किया जाए और उन्हें मिटाया जाए, तो कैसा विकसित भारत होगा? यह कैसा विकसित भारत है जहां केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति के बाद की स्वतंत्रता भी खतरे में है? नीति आयोग, जो कि अब तक की सबसे अयोग्य बॉडी है, कि आज की बैठक भी एक बार फिर से पाखंड करने और ध्यान भटकाने की कोशिश है। यह बात यहां जयराम रमेश ने लिखी है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह कांग्रेस के सामने कमजोर पड़ गई है बीजेपी, और बीजेपी का पाखंड कैसे सबके सामने खुल चुका है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद सीज फायर, जिसकी घोषणा
डोनाल्ड ट्रंप ने की। अब 7 टीम हमारी यहां से अलग अलग देशों को रवाना हो चुकी है, जो सर्वदलीय टीम है। दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग एक बार फिर इधर कांग्रेस पार्टी और कुछ दूसरे दलों के नेता कर रहे हैं, और साथ साथ ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का भी बुलाने की मांग हो रही है। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी 2047 में भारत कैसा हो वो देखना चाहते हैं, उसकी रीति नीति बना रहे हैं। और तीसरी तरफ राहुल गांधी इन संघर्ष के दौरान जो जख्मी लोग हुए, जो पीड़ित हुए, जिनकी मौत हो गई, उनके घर जाकर उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं। सियासत चारों तरफ है और इन सब के बीच रगों में दौड़ता सिंदूर किस दिशा में लेके जाएगा इस देश को और इस देश की सियासत को, आइए उसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल जी आपके पास ही आना चाहता हूं और आपसे पहले स्वागत सत्कार आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। वीकेंड है, शनिवार का दिन है, लेकिन गहमा गहमी वाला, इधर दिल्ली में भी उधर पुंछ में भी, और इन सब के बीच पूरे देश में, क्योंकि हलचल पूरे देश में इसलिए क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री आए, कुछ नहीं आए। शुरुआत करते हैं लेकिन पुंछ से राहुल जी। और राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है इस घटना के बाद, पहलगाम घटना के बाद। प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गए, लोग पूछ रहे हैं बार बार, और ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कारण आप देखेंगे, क्या बताएंगे कि क्यों नहीं गए होंगे प्रधानमंत्री? एक पत्रकार होने के नाते पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब ये तो जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनकी एक शैली बन गई है कि वो ऐसे मौकों पर जहां पर जिनको लेकर पूरा देश उद्विग्न हो, जहां पर इतना बड़ा नुकसान हुआ हो, भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या में जाने गई हो, जानमाल का नुकसान हुआ हो, वहां पर वो सबसे पहले पहुंचने वालों में नहीं होते हैं। और अगर वो मणिपुर जैसी जगह है तो वहां कई साल भी पहुंचने में उनको उसकी कोई जल्दबाजी नहीं दिखती। और आज भी 2 साल हो रहे हैं करीब, मणिपुर सुलग ही रहा है, वहाँ आज भी शांति नहीं हुई है। तो जहाँ पर पुंछ में जहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा इस पाकिस्तान से झड़प का, एक तो उन 21 लोगों की जिनकी उस नागरिकों की जो हमारी जान गई, उनकी चर्चा भी दुर्भाग्य से देश में कम हुई है। मीडिया ने भी उन पर कम ध्यान दिया है, अपेक्षाकृत मैं कहूँगा। युद्ध का उन्माद बढ़ाने में ज्यादा दिया है, और उसकी कीमत जो हमारे नागरिकों को चुकानी पड़ी है, और वो देश ने चुकाई है कीमत, उसकी चर्चा और उसका दुख भी हमें अभी सार्वजनिक रूप से कम ही दिखता है। तो अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी जाते। प्रधानमंत्री जी जो शीरे नारे देने में उनका कोई जवाब नहीं है, वो उन्होंने सारे देश को जोश में प्रतिशोध की, प्रतिहिंसा की, इन भावनाओं को भड़काने में उनका कोई जवाब नहीं है। वो बिल्कुल विशेषज्ञ हैं, माने जा सकते हैं। लेकिन जब मरहम लगाने का समय होता है, जब लोगों के हृदय को छूने का समय होता है, उनके दुखों को बांटने का समय होता है, तो वहाँ उनको शायद अपनी जरूरत नहीं लगती, तो बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों को भेजकर शायद उनको लगता है कि उतना पर्याप्त होता है। ये एक उनकी, मैं कहूँगा कि संवेदनाओं में एक असंतुलन है। उनका जो दुख है, वो जो बीकानेर में प्रकट हुआ, वो दुख एक पूर्व पीठिका थी देश को भड़काने की, और लोगों को एक बार फिर से, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब अब तक के अपने जो सबसे, मैं कहूँगा, जो शीरे भाषण दिए हैं, और लोगों की खूनों में उनको लोगों का पारा और देश का पारा बढ़ाने में जो भाषण उनके हुए हैं, उनमें से इस भाषण को और उसके वाक्यों को याद किया जाएगा, शब्दों को याद किया जाएगा। बहुत ही स्मरणीय शब्दों का उन्होंने इस बार इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे ये देखना सुखद है, मैं ज़्यादा इस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा, कि राहुल गांधी वहाँ पे गए और उन लोगों से मिले, और उन्होंने अपनी ओर से एक वो जो किया है, वो एक किसी भी अच्छे राष्ट्रीय स्तर के नेता को करना चाहिए था, उन्होंने किया है। ये सुखद है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और इससे एक हमें दूसरी ओर का शून्य भी दिखता है, एक असंतुलन भी दिखता है, जिसकी चर्चा आपने भी की, और वो सबको दिखी रहा, उस पर कोई चर्चा की, बहुत बहस की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बहुत दिनों से, शुरू से साफ है कि प्रधानमंत्री जी की वरीयताएं एक अलग तरह की होती हैं। उनकी वरीयताएं वो नहीं है जो उनको हम और आप जरूरी समझते हैं। जैसे ये जब झड़प शुरू हुई और जब पहलगाम का हमला हुआ, और उसके बाद वो विदेश दौरे से अचानक उसको रद्द करके यहाँ वापस लौट के आए,
तो अभी वो सीधे उस जगह पे नहीं गए, पहलगाम नहीं गए, अभी भी नहीं गए हैं, और वो गए बिहार की जनसभा को संबोधित करने के लिए। उन्होंने देश को जो पहला संदेश दिया पहलगाम के हमले के बाद, वो एक राजनीतिक जनसभा में दिया बिहार में जी। कोई वो सीधे सीधे देश के राष्ट्र के नाम संदेश, जैसे आमतौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सभी देशों में करते हैं जब इतना बड़ा कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए, उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो ये भी उनकी वरीयता दिखाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जब उनके दावे इतने रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह शांत हो गया है, पहले भी दावे थे, ठीक है, पहलगाम ने उन दावों को एक तरह से उनकी कलाई खोली, लेकिन अब उसको भी 1 महीना हो गया है, और उस 1 महीने में आधा दिन का समय भी प्रधानमंत्री जी नहीं निकाल पाए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। ये अपने आप में एक इतनी मुखर टिप्पणी है कि इस पर कोई ज्यादा बहस की भी गुंजाइश नहीं है। अब सुना है कि वो 30 तारीख को, 30 से 31 को कानपुर में जाएंगे, और एक शुभम जिनकी उसमें मौत हो गई, उनके घर जाएंगे, ये भी इसकी चर्चा है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? ये मैं नहीं समझता कि पर्याप्त होगा। तो दिक्कत अब हमारे देश की राजनीति, और इसमें मैं राहुल गांधी को भी शामिल करके ही कहूंगा कि एक तरह के बड़े दिखावी प्रदर्शन, चाहे संवेदनाओं का भी प्रदर्शन किया जाता है, जोश और उत्साह और वीरता का भी प्रदर्शन किया जाता है, तो हमारे देश की राजनीति प्रदर्शनकारी कला में एक ज्यादा बदल गई है, बजाय इसके कि ठोस काम किए जाएं और ये किया जाए कि हमारा काम, हमारे नेताओं का, सरकारों का काम बोले, लेकिन वो काम तो कम दिखता है, उनके शब्द ही ज्यादा गूंजते रहते हैं और हम सब भी उन्हीं में उलझ जाते हैं। इसके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिलहाल तो यही इस टिप्पणी पर अभी रुकना चाहूंगा। जी। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।